गांधी से पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक देश के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। बेशक हिंदुओं में तिलक का जबरदस्त समर्थन था, लेकिन तिलक का दायरा उतना ही नहीं था। तिलक एक तरफ गणेश उत्सव कर रहे थे तो दूसरी तरफ मुहर्रम के ताजियों में भी शरीक हो रहे थे। एक तरफ देश के कामगारों को जोड़ रहे थे तो दूसरी तरफ दुनिया भर में हो रही कम्युनिस्ट क्रांतियों से भी रिश्ता बना रहे थे। यही वजह थी कि जब 1908 में तिलक को खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जैसे क्रांतिकारियों के समर्थन के लिए म्यांमार की जेल में डाल दिया गया तो देश में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो गया। मजदूर सड़कों पर उतर गए। बंबई में पहली राजनीतिक हड़ताल तभी हुई थी। 3 जुलाई 1908 अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की कठोर कैद की सजा सुनाकर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया। दरअसल तिलक ने अपने अखबार केसरी में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था। इस बात से अंग्रेज बुरी तरह से चिढ़ गए थे। पूरा हिंदुस्तान गुस्से से उबलने लगा। अंग्रेजों के इस रवैये से मजदूर भड़क गए। तब के बॉम्बे ने पहली राजनीतिक हड़ताल की। मजहब और जाति की कहीं कोई दीवार नहीं। मजदूरों ने बॉम्बे को 6 दिनों के लिए ठप कर दिया। हर 1 साल की सजा के विरोध में 1 दिन का बंद। तब तिलक का मुकदमा लड़ा मोहम्मद अली जिन्ना ने। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट में जज ने तिलक से पूछा, सजा सुनाए जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं? तिलक ने बगैर 1 सेकंड गवाए बिना लाग लपेट के कह दिया, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ज्यूरी का फैसला गलत है। मैं निर्दोष हूं। लोगों और देश की नियति इससे भी ऊंची सत्ता के हाथ में होती है। ईश्वर शायद चाहता है कि मैं जिन हितों के लिए लड़ रहा हूं उन्हें बाहर रहने के बजाय जेल के कष्ट सहकर ज्यादा मजबूती दी जा सकती है। लोकमान्य तिलक के खिलाफ 3 बार अंग्रेजों ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो दूसरे और तीसरे मुकदमों में तिलक जी के वकील कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। उस दौर में भी तिलक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉस्को से व्लादिमीर लेनिन ने कहा, ब्रिटिश भेड़ियों ने भारतीय लोकतांत्रिक नेता तिलक को सजा सुनाई है। वह यह दिखाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बस नाश होने ही वाला है। कम्युनिस्टों का भी हिंद की आजादी के दीवाने तिलक को पूरा समर्थन था। मिल वर्कर्स में गणेश उत्सव बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि मिल वर्कर्स कोंकण से थे। अधिकांश 90% मिल वर्कर्स तो कोंकण से आते थे और कोंकण में गणेश फेस्टिवल का प्रावधान पहले से था। तो वो सारे मिल वर्कर ने बहुत ऊंची तरह से और बहुत ज्यादा तादाद में आके इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाया। मिल वर्कर में काम कौन करते थे? कम्युनिस्ट लोग। कम्युनिस्ट लोग की हालांकि भगवान पे श्रद्धा नहीं है, वो खुद को कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने समझा कि अगर ये मिल वर्करों का हमने इसमें साथ नहीं दिया तो हमें भी मिल वर्कर उखाड़ के फेंक देंगे। तो कम्युनिस्ट भी ज्वाइन हो गए। तो और किसी नेता ने ये दूर की सोची नहीं थी कि इस फेस्टिवल का जरिया यूज करके हम सारे पॉलिटिकल स्ट्रीम्स को, सारे समाज के विभिन्न अंगों को एक साथ एक फेस्टिवल बिताने के लिए शामिल कर देंगे तो इससे एकजुट बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। मुकम्मल आजादी के पैराकारों में से एक उर्दू के मशहूर शायर मौलाना हसरत मोहानी भी तिलक के मुरीद थे। खिलाफत आंदोलन के बड़े नेता मौलाना शौकत अली और उनके भाई मोहम्मद अली जौहर की तिलक का बहुत सम्मान करते थे। स्वतंत्रता सब चाहते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़े तिलक को यकीन हो गया था कि हिंदुस्तान की आजादी और तरक्की के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच एकजुटता बहुत जरूरी है। इतिहासकारों का एक बड़ा तबका तिलक को हिंदूवादी नेता करार देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। गणेश उत्सव तिलक का एक प्रयोग था, अंग्रेजों के खिलाफ समाज को एकजुट करने का।
दूसरी तरफ उनके राजनीतिक प्रयोगों में देश के हर धर्म और विचारधारा को जोड़ने की कोशिश भी चल रही थी। इसी कोशिश में मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के सबसे करीबियों में से एक हो गए थे। 1916 में दोनों ने मिलकर लखनऊ पैक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया। पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस का लखनऊ में एक साथ अधिवेशन हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे कांग्रेस के हिंदूवादी नेताओं ने लखनऊ पैक्ट का विरोध किया, लेकिन तिलक के इस राजनीतिक कदम को वो रोक नहीं पाए। एक तरफ जिन्ना उनके कद्रदान थे, तो दूसरी तरफ इनकलाब का नारा देने वाले कम्युनिस्ट नेता मौलाना हसरत मोहानी उन्हें अपना गुरु मानते थे। तिलक जैसा नेता भारत को फिर कभी नहीं मिल पाया। वो साल 1916 का था, महीना दिसंबर का। लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य थे। तब तिलक कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में उनके कद के बराबर कोई नेता नहीं था। सुधींद्र कुलकर्णी ने अपनी किताब 100 Years of तिलक जिन्ना पैक्ट में इतिहास के कई नाजुक मोड़ का खूबसूरती से जिक्र किया है। 1914 में तो लोकमान्य तिलक और जिन्ना इनकी पार्टनरशिप और मजबूत हो गई, और इसका एक बहुत बड़ा मिसाल है कि 1916 में लखनऊ में एक अद्भुत हमें पार्टनरशिप का दृश्य देखने को मिला। तिलक जिन्ना के बीच शानदार केमिस्ट्री का ही कमाल था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों का सालाना अधिवेशन एक ही समय लखनऊ में हुआ। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने पर सहमति बनी। मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को पूरी अहमियत मिली। लखनऊ में लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इनके नेतृत्व में एक करार हुआ, एक पैक्ट हुआ, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, या कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट के जानते हैं, या तिलक जिन्ना पैक्ट के रूप नाम से जानते हैं। और उस पैक्ट का मूल संदेश यही था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ेंगे। लखनऊ में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने खुद को पक्का कांग्रेसी करार दिया। उन्हें हिंदू मुस्लिम में एकजुटता का पूरा भरोसा था। बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने लोकमान्य तिलक के बारे में कहा था, तिलक की दृष्टि हिंदू वर्चस्व की सोच नहीं रखती थी। कुछ लोगों ने तिलक के विचारों को गलत नजरिए से देखा। वह चाहते थे कि यह देश एक होकर अपनी आजादी की लड़ाई लड़े। कांग्रेस के नरमपंथियों और गरमपंथियों में जो फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी, वो लखनऊ अधिवेशन में खत्म हो गई। लेकिन लखनऊ पैक्ट के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने तिलक पर मुस्लिमों के सामने समर्पण का आरोप जड़ दिया। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तिलक ने आलोचनाओं के तीखे तीर झेले। यह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का स्वर्णिम काल था। उद्देश्य उनका था देश को आज़ाद कराना। उस आज़ादी में वो जानते थे कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आप एक दूसरे को लड़ा के आज़ादी नहीं ले सकते। तो ये उनका एक बड़ा एक सुदृढ़ एक विचार था, जो बहुत क्लियरली उनके बहुत सारे लेखों में, उनकी गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में हमें देखने को मिलता है। वो ऐसा धर्म है जो जिन्ना को भी उनके साथ बैठाता है। अगर वो इस तरह धर्मांध होते तो जिन्ना के साथ उनकी ये भागीदारी इतनी लंबी न चलती, जो वर्षों तक चली। तो ये एक तिलक का व्यक्तित्व बहुत अलग व्यक्तित्व है। तिलक पूरी जिंदगी लोगों को जोड़ने में लगे रहे। लोगों के मन में पैदा खाइयों को भरने की कोशिश करते रहे। उनकी दिखाई राह पर करोड़ों लोग चल रहे थे। हिंदुस्तान के सियासी फलक पर मोहनदास करमचंद गांधी तेजी से अपनी छाप छोड़ रहे थे। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य
बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता की डोर कमजोर पड़ने लगी। जिन्ना कांग्रेस की राजनीति से दूर होते चले गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास की परत मोटी होने लगी। ऐसे में जिन्ना ने 1921 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और विश्वास का ऐसा बादल छाया जो 1947 में रक्त रंजित बंटवारे तक गया। विघ्नहर्ता को राष्ट्रवाद का देवता बनाकर तिलक ने जो राह दिखाई, उस पर चलते हुए उनके निधन के 27 साल बाद देश को आजादी मिली। आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर हिस्से में गणेशोत्सव भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सब विघ्नकर्ता की अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं। लेकिन लोकमान्य तिलक ने लोगों के मन में पैदा खाई को पाटने की जैसी कोशिश की, वैसी कभी आजाद हिंदुस्तान में सियासतदानों ने ईमानदारी से नहीं की। विघ्नहर्ता को तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद का देवता बना दिया। ये एक ऐसा पर्व बन गया जिससे हर कोई जुड़ा, जिसमें धर्म, जाति और अमीरी गरीबी की दीवारों को तोड़ लोकतांत्रिक व्यवस्था की सोच विकसित की। कई राजनीतिक विचारक मानते हैं कि अगर तिलक कुछ साल और जिए होते तो शायद देश के बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबको गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।